जब मेरे टीचर ने मुझे कहा कि प्रिंटिंग का शुरुआत चाइना से हुआ है और वहाँ के लोग हाथों से लिटरली प्रिंट करते थे, मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि हाथ से कैसे प्रिंट हो सकता है भाई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो काम के लिए इतने बड़े बड़े मशीन्स बने हुए हैं उसे एक समय में हाथों से किया जाता था लिटरली। मैं नहीं मानता यार। बट जब मैं एक बार सुट्टे खाते हुए पकड़ा गया अपने बाप के सामने, तो जो चाटा पराना मुझे बाप का भाई, उसने समझा दिया कि हाँ, एक समय था जब हाथों से प्रिंट किया जाता था। अब बाप के हाथ से इतना अच्छा प्रैक्टिकल पाने के बाद मुझे मैम का बताया हुआ एक एक बात समझ आने लग गया। अब समय है कि तुम भी समझो। हाँ, मैं तुम्हें इतना अच्छा प्रैक्टिकल तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो, वरना दे ही देता। बट कोई बात नहीं यार, कुछ और तरीके से देखेंगे हम इस चैप्टर को। शुरुआत करते हैं हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर, द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब प्रिंटिंग यानी कि जो लेटर्स को एक समय में हम हाथ से लिखा करते थे, उन्हीं को जब हमने पेपर में डायरेक्ट छापना शुरू कर दिया, दैट्स कॉल्ड द प्रिंटिंग, राइट। अब प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ था चाइना से, फिर वो फैलता है जापान एंड कोरिया पे, फिर वो जाता है यूरोप एंड देन आता है इंडिया में भी। अब इन चीज़ों को हम देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि जो शुरुआती दौर पे जो किताबें चाइना के अंदर में प्रिंट हुआ करता था, उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता था। दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट। हमारे सीबीएसई वाले चच्चा ने भी इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा है। मैं तुम्हें बता दूं, इस टेक्नोलॉजी का नाम है वुड ब्लॉक पेंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखो ये क्या था बेसिकली। लकड़ी के ऊपर पहले कार्विंग करके जो चाइनीज अल्फाबेट होता है उसे लिखा जाता था, एंड देन उन्हें छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस पे काट के एक बॉक्स के अंदर में अरेंज करके उनके ऊपर लगाया जाता था इंक, एंड देन जो भी कागज का टुकड़ा होगा उनका एक साइड को जिस साइड में इंक लगा हुआ उस साइड में चिपकाने के बाद हल्का सा रब किया जाता है, जिससे होता क्या है कि जो लेटर्स को तुमने अरेंज किया है वो एग्जैक्टली वैसे ही उस पेपर के अंदर में छप जाएगा, यानी कि प्रिंट हो जाएगा। दैट्स हाउ वुडन ब्लॉक प्रिंट वर्क्स। काफी आसान था, राइट। मैं चाहूंगा कि तुम मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर एक बार चेकआउट करना, जिससे कि तुम ये जो वीडियो है उसे अच्छे तरीके से देख पाओ। यहाँ यार थोड़ा कॉपीराइट इशू रहता है, तो समझ रहे हो तुम। चेकआउट जरूर करना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को। हम बढ़ते हैं, तुम एग्जाम में लिखोगे कैसे इसके बारे में, मैंने बता तो दिया तुम्हें। देखो, पहला चीज़, ये एक शुरुआती प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना, जापान एंड कोरिया में डेवलप्ड होता है, एंड देन ये फुल्ली हाथ से प्रिंटेड टेक्नोलॉजी था। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये टेक्नोलॉजी का शुरुआत होता है चाइना से इन 1594 एडी। जहाँ होता क्या था कि जो चाइनीज बुक से वो छपता कैसे था, मैंने तुम्हें बताया कि कागज का टुकड़ा होता है और एक वुड ब्लॉक प्रिंट होता है जहाँ में अलग अलग लेटर्स होता है, उसके ऊपर इससे कागज को घिसोगे, जिसके बाद ये प्रिंट होके उस कागज के टुकड़े पे आ जाएगा। दैट्स हाउ इट्स वर्क। यहाँ खास बात ये है कि एक साइड जो होता है पेपर का वही प्रिंट हो पाता है, क्योंकि उस समय पेपर क्वालिटी बहुत ही कमजोर था। समझ ही जाओ, मैं 6th सेंचुरी BCE का बात कर रहा हूँ, बहुत पहले। तो पेपर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होने के कारण बस एक ही साइड छपता था। आखिरी चीज़, जो शुरुआती चाइनीज बुक्स जो इस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था ना, उसे कहते हैं एकॉर्डियन बुक। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब तुमने ये जान लिया कि लगभग 6th सेंचुरी पे चाइना के अंदर में एक टेक्नोलॉजी डेवलप होता है जिसे कहते हैं हम वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, जिससे प्रिंटिंग का शुरुआत होता है। अब 6th सेंचुरी से 16th सेंचुरी में आते आते ना, ये जो प्रिंटिंग का डिमांड है ना, ये बहुत बढ़ जाता है। इसके ऊपर 2019 एंड 2016 में भी सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, विच एशियन कंट्री हैज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल्स इन द 16th सेंचुरी, या फिर व्हाई द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट इंक्रीजेज इन चाइना फ्रॉम 6th to 16th सेंचुरी। वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत होने के बाद से जो 16th सेंचुरी है ना, वहां तक जो प्रिंटिंग का वॉल्यूम है ना, वो बढ़ गया था, यानी कि लोग अब प्रिंटिंग मटेरियल्स का डिमांड कर रहे थे। ऐसा क्यों? अभी चाइना एक ऐसा कंट्री है ना, जिसे तुम आज का चाइना ले लो या 16th सेंचुरी पहले का जो चाइना था उसे ले लो, दोनों में दो चीज़ कॉमन दिखता है। एक तो दोनों ही टाइम पीरियड में डेमोक्रेसी का तुम्हें नामो निशान नहीं मिलेगा, बट वहाँ का जो सिस्टम है ना कंट्री को चलाने का, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। अगर तुमने ट्रेडिशनल चाइनीज मूवीज देखा है तो तुम देख पाओगे कि वहाँ में जनरल्स, मिनिस्टर्स अलग अलग होते हैं। अब इन लोगों को कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट, जिसका जो रिक्रूटमेंट होता था ना, वो होता था एक सिविल सर्विस एग्जाम से, लाइक यूपीएससी हमारे यहाँ कंडक्ट करवाया जाता है आज के समय, ऐसा ही कुछ। सो अब इस एग्जाम में पढ़ने के लिए चाहिए थे किताबें, जिसके वजह से अब टेक्स्ट बुक का जो डिमांड है ना चाइना में बढ़ गया, और इस डिमांड को फुलफिल किया गया। जो इम्पीरियल स्टेट है ना चाइना का, उन्होंने स्पॉन्सर किया कि जितना भी खर्चा होगा हम करेंगे, जाओ जितना प्रिंट हो सकता है करो। इसी बहाने धड़ल्ले से प्रिंट होता है टेक्स्ट बुक, और जो डिमांड है टेक्स्ट बुक का या फिर जो प्रिंटिंग मटेरियल्स का, वो बढ़ता है। वेरी सिंपल। अभी देखो, चाइना के अंदर में 6th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी में जितने भी प्रिंट मटेरियल्स बने थे ना, वो तुम कह लो गवर्नमेंट लेवल पे बना था, ठीक है, आम लोगों के लिए प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं था। बट 17th सेंचुरी पे चाइना में शुरू होता है अर्बन कल्चर का शुरुआत।
अब यहाँ में आम लोगों ने भी प्रिंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे अब प्रिंट का जो है डाइवर्सिफिकेशन होता है। मतलब अब अलग अलग लोग इस्तेमाल करेंगे प्रिंट को अलग अलग चीज़ों के लिए। लाइक जो मर्चेंट थे ना, वो अपना जो भी ट्रेड इन्फॉर्मेशन थे उन्हें प्रिंट करवा के रखते थे, ठीक है। सेकंड, जो अमीर रिच वुमेन्स थे वो पढ़ते थे और लिखते थे पोइट्रीज एंड प्लेस, ठीक है। फिर चाइना के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, स्कॉलर्स टाइप के, उनके जो वाइफ है ना, वो लोग भी अपना किताब जो भी होता था काम करते थे, पब्लिश करते थे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। और कोटिजन्स, आई नो तुम्हें पता ही होगा कोटिजन्स का मतलब तो कोठा, लोग, सेक्स, आई गेस तुम समझ गए। सो वो भी अपने बारे में लिखते थे कि कैसे उनका लाइफ इतना मतलब बदतर से भी बदतर हुआ विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, राइट। अब बहुत हुआ यार, चाइना का चैप्टर करते हैं क्लोज, सीधा चलते हैं जापान। 7th सेंचुरी BCE में चाइनीज जो बुद्धिस्ट मिशनरीज है वो हैंड प्रिंटिंग को जापान में लाते हैं। और जो पहला जापानीज प्रिंटेड बुक था ना, उसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। अब प्रिंटिंग जापान के अंदर में आके एक नया मोड़ लेता है। पहले तक जो प्रिंट होता था ना, वो सिर्फ लेटर्स का होता था, बट जापान में वर्चुअल मटेरियल्स का भी प्रिंट होना शुरू हुआ। तुम सिंपल भाषा में कह लो फोटोज, इमेजेस, ठीक है, ये सब भी अब प्रिंट होना शुरुआत होता है जापान के अंदर में। अब ईडो यानी कि जो जापान का कैपिटल है ना, उसे पहले समय में ईडो कहते थे, आज के समय में तो टोक्यो कहते हैं। यहाँ में जो अर्बन कल्चर है ना, उसे इलास्ट्रेट करना शुरू कर दिया, यानी कि तुम कह लो उनका फोटोज बनाना शुरू किया। आगे में थोड़ा रुक जाओ, आगे मैं बताऊंगा ये कैसे है नहीं है। आखिरी पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ। ये इमेजेस तो चल ही रहा था साइड बाय साइड, जो लाइब्रेरीज और जो बुक स्टोर कई सारे जापान के अंदर में खुला, जहाँ में अलग अलग किताबें प्रिंट होना शुरू हुआ, जैसे कि वुमेन्स को लेके, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुकिंग, फेमस प्लेसेस, इन सब के ऊपर किताबें प्रिंट होना शुरू हुआ जापान के अंदर में, ठीक है। ये तो मोटा मोटा था जो तुम पॉइंट जापान के अंदर में बताओगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जापान के अंदर में एक प्रिंटिंग का नया फॉर्म आता है, जिसे कहते हैं वर्चुअल मटेरियल्स, वर्चुअल प्रिंटिंग कह लो, जहां हम फोटोज को प्रिंट करते हैं। और स्पेशली हम जो ईडो यानी कि जो टोक्यो था, वहां हमने देखा कि जो अर्बन कल्चर जो है उसे किस तरीके से पेंट करता है, नहीं करता है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है कहाँ से इंस्पायर्ड होता है पता है? एक आर्टिस्ट है जापान का, जिसका नाम है किटागावा उटामारो। इसने एक आर्ट फॉर्म डेवलप किया जिसे कहते हैं उकियो। अब ये क्या है, जो तुम आज का एनिमे वर्ल्ड देखते हो ना, ये सब इनसे ये रेफरेंस इंस्पायर्ड होके बना हुआ है। तुम ये फोटो को देखो, यहाँ में तुम्हें लोग दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, तुम आसानी से फोटो देख के बता सकते हो ना लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कुछ लोग स्कूल ड्रेस में स्कूल जा रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, कुछ लोग मार्केटिंग करने आए हैं, कुछ लोग मार्केटिंग करके घर जा रहे हैं। मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को दिखाया जा रहा है। तो उकियो क्या है, एक फ्लोटिंग वर्ल्ड का एग्जाम्पल है, जहां तुम रियल वर्ल्ड को एक इमेज फॉर्म में दिखा रहे हो। दैट्स कॉल्ड उकियो, आई गेस। अच्छा, एनिमे से याद आया, रिसेंटली मैंने डोरोरो देखा और इसने मुझे इतना अच्छा लेसन दिया ना भाई। लिटरली मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ इस समय जब मुझे कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, सही में, ना वीडियो बनाने का दिल कर रहा था, ना आगे कुछ भी नहीं करने दिल कर रहा था। मतलब तुम जस्ट इमेजिन, मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जिसका सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, बट खोलने का दिल नहीं करता यार, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। आई मीन तुम लोग को मैं नहीं कह रहा, तुम लोग तो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हो, बट मेरे पेरेंट्स का बात कर रहा हूँ मैं। लिटरली उनके लिए तो मैं बस जो भी कर रहा हूँ ना, इस समय की बर्बादी है। मुझे या तो UPSC क्लियर करके IAS बनना चाहिए, या फिर PhD कंप्लीट करके एक स्कॉलर बनना चाहिए। उन्हें मेरे पैशन को लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली। बट इस एनीमे ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा होगा, तुम अकेले होगे, ना दोस्त, ना फैमिली, ना पेरेंट्स, कोई नहीं यार, फिर भी तुम्हें आगे लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बिकॉज दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। सो मैं तुम्हें ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी अगर तुम भी लो फील करते हो, डिमोटिवेट फील करते हो, लगा कि तुम अकेले हो, तुम्हारे लिए कोई साथ नहीं कर रहा है, तो एक बार डोरोरो जरूर देखना। खैर यार, अब हम चलते हैं कि कैसे प्रिंट केम टू यूरोप में कैसे पहुंचा प्रिंट। अब प्रिंट को दूर रखते हैं, पेपर जो था ना वो भी चाइना में ही बन के आया था, और सिल्क रूट की मदद से पेपर चाइना से यूरोप पे ट्रैवल करता है, जिससे कि मैन्युस्क्रिप्ट यूरोप के अंदर में बहुत ही फेमस हुआ। अब इसके बाद आता है समय 1295, जिस समय मार्को पोलो द ग्रेट एक्सप्लोरर। अब देखो ये ग्रेट ना, ये मैंने खुद से ऐड किया है। मतलब तुम अगर मुझे पूछो ना कि मेरे लाइफ में दो कौन इंसान है जो मुझे हर रोज़ जीने के लिए मोटिवेट करता है, हर रोज़ इंस्पायर करता है मुझे, तो मार्को पोलो और लियोनार्डो दा विंची, ये दो वो महान इंसान है जिन्होंने अपने दम पे लगभग आधा दुनिया घुमाया, और एक दिन मैं भी घूमना चाहता हूँ। खैर यार, मैं ये बता रहा था कि जो मार्को पोलो दुनिया घूमते 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 आखिर में जाता है वो चाइना में, और वहाँ जाके वो
जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो अपने होम कंट्री इटली में लेके आता है, जिसके बाद इटली के जितने लोग थे उन्होंने धड़ल्ले से बुक्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जो बुक प्रिंटिंग का सिस्टम है वो पूरे यूरोप में फैला। सो दैट्स हाउ जो प्रिंट यूरोप में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, किसने लाया, कब लाया और कैसे लाया। तो उससे मेरा क्या फायदा? अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है कब का है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। व्हाई मैन्युस्क्रिप्ट वेर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ? 3 रीजन। मैन्युस्क्रिप्ट को हम एवरीडे लाइफ में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सक रहे? देखो, पहला तो मैन्युस्क्रिप्ट को लिखना बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है, हाथ से बनाया जाता है, एक सेपरेट आदमी चाहिए तुम्हें जो भी लिखना है उसके लिए, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। सेकंड, तुम कह सकते हो कि एक टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत समय भी लगता है मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने में। और तीसरा चीज़ ये था कि मैन्युस्क्रिप्ट को तुम इधर उधर लेके जा नहीं सकते और पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल ही काम है भाई, अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स होता है, इसे समझना मुश्किल होता है। तो इन सब का सोल्यूशन के तौर पे आया कौन? गैस, प्रिंट, राइट। तो प्रिंट आने के बाद, यानी कि जो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी है यूरोप में आने के बाद, प्रिंटेड बुक्स का डिमांड बहुत बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि अब वुड ब्लॉक प्रिंट भी स्लो पड़ रहा था कि भाई और भी तेजी लाओ प्रोडक्शन करने में प्रिंटेड बुक्स का। अब ये बात तो तुमने सुना ही है कि नेसेसिटी इज ए मदर ऑफ इन्वेंशन। यूरोप के अंदर में जरूरत था कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आए जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उससे भी स्पीड बुक्स को प्रिंट करे, छाप पाए, ताकि किताबें ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। लोग डिमांड कर रहे थे भाई, बट सामान नहीं था। तो यही पे आता है एक नया टेक्नोलॉजी, पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, जिसे डेवलप किया था जोहान गुटेनबर्ग। ये वो नाम है जिसने प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का शुरुआत किया। लिटरली आगे तुम देखोगे कि कैसे प्रिंटिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो हाथ से बनाया हुआ प्रिंटेड टेक्नोलॉजी था उससे पॉसिबल नहीं था, वो काफी धीमा था। बट अब जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाया था ना जोहान गुटेनबर्ग ने, इससे वो चीज पॉसिबल हो पाया। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनाया ये जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जोहान गुटेनबर्ग ने। इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है, हाउ डिड गुटेनबर्ग गेट द आइडिया ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड विच वॉज द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक? बहुत इंपॉर्टेंट देखा तुमने कि प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया उन्हें कहाँ से आया और पहला बुक का नाम क्या था। तो देखते हैं अभी हमारे जोहान गुटेनबर्ग साहब, जिनका नाम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है सही में। इनका जो जन्म हुआ था ना, वो एक बहुत ही रिच मर्चेंट के फैमिली में हुआ था। अब उनका बचपन कुछ ऐसे बीता था कि बचपन से उन्होंने देखा कि कैसे वाइन बनता है वाइन प्रेस से, और एक ऑलिव प्रेस होता है जिससे खास तरह का ऑयल बनता है जिसे कहते हैं ऑलिव ऑयल। सो ऑलिव प्रेस एंड वाइन प्रेस, ये दोनों चीज़ों को उन्होंने खास देखा अपने बचपन से ही। और फिर जब वो बड़ा हुआ ना, तो वो जो स्टोन्स को कैसे पॉलिश करते ये जाना, और फिर वो बन गए सोनार, यानी कि गोल्डस्मिथ। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कैसे गोल्डस्मिथ बने, बट इंपॉर्टेंट यहाँ में एक चीज़ है जो कि तुम्हें ध्यान देना है। जब वो गोल्डस्मिथ बने ना, उन्होंने एक खास फॉर्म ऑफ आर्ट को सीखा जिसे कहते हैं मोल्ड बनाना सीखा। अब मोल्ड बनाने को मुंह बनाने से कंफ्यूज मत कर लेना, मुंह बनाने का काम छपरी लोगों पे छोड़ दो। तो मोल्ड बनाना सीखा गुटेनबर्ग साहब ने। अब ये क्या है देखो, स्पेशली तुम लड़कियां, तुम तो काफ़ी ज्वेलरीज पहनते होगे आई गेस, या फिर अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे मम्मी का तो होगा ना ज्वेलरीज। तो वहाँ में खास तरीके का पैटर्न बनता है, राइट, जो कि तुम इस फोटो में भी देख पा रहे हो। अब ये पैटर्न को बनाया जाता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से, जो कि ये है, और इसी को कहते हैं मोल्ड्स। यहाँ में पैटर्न बना हुआ है, सोना या चांदी जो भी है पिघला के इधर डालो और एग्जैक्ट पैटर्न तुम्हारे उस जो भी तुमने बनाया है उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोल्ड बनाना सीखा जोहान गुटेनबर्ग ने जब वो गोल्डस्मिथ बनता है तब। अब देखो आगे क्या होता है। ये जो ऑलिव प्रेस का जो मॉडल है ना, इससे इंस्पायर्ड होके जोहान गुटेनबर्ग ने बनाया प्रिंटिंग प्रेस। और जब वो गोल्डस्मिथ थे तो उन्होंने सीखा था कि कैसे मोल्ड बनाया जाता है जिससे कि हम चीज़ों को पैटर्न दे सकते हैं, राइट, स्पेशली ज्वेलरीज। सो इसी चीज़ का इस्तेमाल किया उन्होंने लेटर्स को पैटर्न देने में। उन्होंने ऐसा मोल्ड बनाया जहां में अल्फाबेट लेटर्स को आसानी से रखा जाए, ठीक है। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके बनाया उन्होंने जो मॉडर्न मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। अब ये समझ के तुमने जान लिया कि कैसे बना उनका जो भी है प्रिंटिंग प्रेस। अब इसी के अंदर में हमने दूसरा क्वेश्चन देखा था कि किताब के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इन 1448 उन्होंने पहला किताब प्रिंट किया इस मशीन से, उनका जो प्रिंटिंग प्रेस था उससे। और वो बुक कोई और नहीं, बाइबल था। लगभग 3 साल लगे उन्होंने 180 कॉपीज ऑफ बाइबल्स को बनाया, 3 साल लगा के लिटरली। सो यही था कहानी गुटेनबर्ग साहब का। बाकी भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि ऑलिव प्रेस का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग प्रेस बनाया। बाकी अगर मैं होता ना तो वाइन प्रेस से मैं सस्ता और टिकाऊ
देसी पौवा बनाता, क्योंकि भाई साहब देखो न्यू ईयर आने वाला है, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, और न्यू ईयर में ना वाइन के नाम पे बस प्रसादी जैसा मिलता है थोड़ा सा में, और बहुत महंगा होता है, पता है तुम्हें। तो अगर मैं गुटनबर्ग साहब की जगह में होता ना, तो मैं एक सस्ता सा पौवा बनाता जो कि बिल्कुल वाइन जैसा टेस्ट कर रहा होता, वाइन प्रेस की मदद से। वो तो गुटनबर्ग साहब थे जिन्होंने ऑलिव प्रेस से इंस्पिरेशन लिया, मैं होता तो वाइन प्रेस से इंस्पिरेशन लेता और हजारों लाखों गरीबों का मदद कर पाता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये जो नया मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस था, ये मार्केट पे आता है और एक नया प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का शुरुआत होता है। बट ऐसा नहीं था कि जैसे ही आया और प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का शुरुआत हो गया या लोग अब प्रिंटेड बुक्स का डिमांड करने लगे, ऐसा नहीं था। जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ आर्ट था ना, वो भी साइड बाय साइड चल रहा था। लाइक कुछ पॉइंट है, देखो। पहला, जो प्रिंटेड बुक था ना, वो हूबहू जो भी पहले बने हुए मैन्युस्क्रिप्ट थे ना, उनके जैसा ही दिख रहा था। तो जो अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, वो प्रेफर कर रहे थे मैन्युस्क्रिप्ट को ही, क्योंकि उस समय मानना ये था कि जो ये प्रिंटेड बुक है वो सस्ते है भाई, ये तो गरीबों का इस्तेमाल करने वाला चीज़ है। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट को ही प्रेफर कर रहे थे। ऊपर से जो ये प्रिंटेड बुक थे ना, उनका जो लेटर है, उन्हें भी इलस्ट्रेट करने में हाथ का इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा, जो भी बुक अमीरों के लिए प्रिंट किया जाता था, उनके लिए अलग से स्पेस रखा जाता था जहाँ वो कुछ भी चाहे वो हाथ से डेकोरेट कर पाए। तो तुम ये 3 रीज़न बता सकते हो जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ आर्ट को ख़त्म नहीं कर दिया साथ साथ न्यू मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी ने। बाकी जब भी मैं सुनता हूँ ना कोई नया टेक्नोलॉजी, अब मुझे बस एक ही इंसान का नाम याद आता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। देखो, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का शुरुआत तब होता है जब हमने जो ये ओल्ड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस पे शिफ्ट करते हैं ना, उस पॉइंट से शुरुआत होता है प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का। अब लोगों का लाइफ आसान होने लगेगा, क्योंकि अब जो प्रोडक्शन है ना किताबों का, वो लार्ज स्केल पे होगा। पहले जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था ना, वहाँ में हम प्रिंट तो करते थे बट वो बहुत ही धीमा था, हाथ से होता था, तुम्हें पता है। बट अब मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस है, मशीन का इस्तेमाल होगा तो थोड़ा काम जल्दी होगा। अब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन में ना सही में लोगों का लाइफ बदल दिया था। अब कैसे बदला था, इसके लिए तुम्हें 3 इम्पैक्ट जो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का हुआ उसे जानना पड़ेगा। पहला, न्यू रीडिंग पब्लिक। देखो, पहले समय में जो ये रीडिंग का नशा था ना, बस अमीरों तक ही था। आम लोग ना ओरल कल्चर के पार्ट थे, यानी कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मुंह से ही कहा जाएगा, सुना जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ थिंग्स वर फॉर कॉमन पीपल। क्योंकि उस समय मैन्युस्क्रिप्ट का जमाना था, तो मैन्युस्क्रिप्ट महंगा होता है, तो वो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। बट प्रिंटिंग प्रेस की मदद से अब कोई भी चीज़ जो है मल्टीपल कॉपीज बनाया जा सकता था और सस्ते में बनाया जा सकता था, जिसके वजह से अब किताब आम लोगों तक पहुंचता है सस्ते दामों पे। जिससे ये होता क्या, यूरोप के अंदर में जो पब्लिक पहले हेयरिंग पब्लिक था, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन को सुन के ही गैदर करता था, उसने अब पढ़ना शुरू कर दिया था। यानी कि अब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है हेयरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक की ओर। बट ये जो सफ़र था ना, ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि यूरोप के अंदर में लिटरेसी रेट उस समय इतना ज़्यादा नहीं था। लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो सुन के ही अपने पास रखते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना आता नहीं था। तो यहाँ पे अब ना जो प्रिंटर है, जो किताबें छापते थे ना, उन्होंने एक नया तरकीब का इस्तेमाल किया। जो भी पॉपुलर बैलेड एंड फोक टेल्स, देखो बैलेड यानी कि एक तरीके से गाना कह सकते हो। तुमने जो पीकी ब्लाइंडर्स में भी देखा होगा, जो मेन जो उनका थीम वाला सॉन्ग है, जहाँ क्या होता है गाना का मदद से तुम किसी के बारे में कुछ बता रहे हो। तो बैलेड और फोक टेल्स यानी कि जो कहानियाँ है, उनका मदद से जो प्रिंटिंग को आम लोगों तक पहुँचाया। तुम पूछोगे कैसे, देखो किसी को पढ़ने नहीं आता, ओके इट्स ओके, तुम्हें पढ़ने नहीं आता ना, बट तुम्हें कोई अगर पढ़ के सुना है तब तो तुम सुन सकते हो ना। तो जो कहानियाँ है, जो फोक टेल्स है, जो बैलेड्स है, उन्हें एक 3rd पर्सन पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया, जिससे कि प्रिंट कल्चर जो है धीरे धीरे फैलता है और जो आदत है ना एक प्रिंटेड बुक्स का, उसे आम पब्लिक तक पहुंचाना शुरू कर दिया। ठीक है यार, अब जानते हैं कि प्रिंट रेवोल्यूशन के कारण यूरोपियन सोसाइटी में दूसरा बदलाव क्या आया। प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन नाम सुना है तुमने, आई गेस। जैसे जैसे प्रिंट कल्चर यूरोप के अंदर फैल रहा था, आम लोगों के हाथ में किताबें पहुंच रहा था। वो जो पढ़ रहे थे, वो समझ रहे थे, वो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर रहे थे। क्या सही है और क्या गलत है, इस बीच में फ़र्क खुद तय कर पा रहे थे, ना कि अब कोई दूसरा उन्हें बता रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। तो 1517 को एक रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने जो चर्चेस है, स्पेशली जो कैथोलिक चर्च है, उनका जो काम करने का तरीका है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय क्रिश्चियनिटी और रिलीजन के नाम पे ना जो चर्च वाले बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे आम लोगों के लाइफ पे। हर जगह इंटरफेरेंस, जो चर्च वाले बोलेंगे वही तुम्हें मानना पड़ेगा।
बट हमारे मार्टिन लूथर साहब थे पढ़े लिखे आदमी। इन्होंने समझा कि जो भी हो रहा है ना रिलीजियस प्रैक्टिस, ये गलत हो रहा है, धर्म के नाम पे बकचोदी करा जा रहा है। तो रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने लिखा 95 थीसिस। अब ये 95 थीसिस और कुछ नहीं, जो चीज़ें गलत हो रहा था सोसाइटी के अंदर में, जो रिलीजन के नाम पे ये कैथोलिक चर्च वाले अनाप शनाप कह रहे थे ना, मतलब तुम कह सकते हो इस 95 थीसिस के अंदर में सोसाइटी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, गलत और सही का एक तरीके से आईना दिखाया गया। तो उस समय जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा चर्च था विटनबर्ग, ये एक कैथोलिक चर्च था। इसका जो दरवाजा है ना, मेन जो डोर था चर्च का, वहाँ में 95 थीसिस को चिपका दिया गया और ओपन चैलेंज दिया चर्च वालों को कि आके आप मेरे आइडियाज़ के साथ डिबेट करो, आज हो ही जाए फैसला कि कौन गलत है और कौन सही है। भाई साहब का कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम, मतलब भाई साहब उस समय में जब चर्च का डोमिनेंट पीक लेवल पे था, मतलब कोई चर्च के खिलाफ आंख उठा के नहीं देख सकता था, इस बंदे ने पूरा एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। और जो ये 95 थीसिस है, इन्हें प्रिंट करके आम लोगों तक पहुंचाया गया। और जब उन्होंने पढ़ा, जब उन्होंने समझा ये चीज़ें, तब उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया मार्टिन लूथर का। और इसी से एक रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है, एक रिफॉर्मेशन का स्टार्ट होता है क्रिश्चियनिटी के अंदर में, जिसे हम जानते हैं प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन के नाम से। सो आई गेस अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि क्या है प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन। क्रिश्चियनिटी के अंदर में जो चर्चेस था, उसके अंदर में जो डिवीजन होता है, पहला कैथोलिक था, फिर उसे प्रोटेस्ट करके एक नया आइडियोलॉजी हुआ जो कि बेस्ड था 95 थीसिस पे, जिसका जो मेन फाउंडर था तुम कह सकते हो मार्टिन लूथर। इनका ही जो फॉलोअर्स है, उन्होंने फिर प्रोटेस्टेंट चर्च का एस्टेब्लिशमेंट किया। इस चैप्टर का मुझे कुछ याद रहा है या ना रहे, बट इस बंदे का नाम इतना सेक्सी है भाई, मैं जिंदगी में ना बोलूँ। मतलब जब से पढ़ रहा हूँ ना, इसका ही नाम ले रहा हूँ मैं, मार्टिन लूथर। मतलब भाई साहब कैसे हो सकता है इतना सेक्सी किसी का नाम। मैंने तो भाई पक्का कर लिया है कि मेरे बच्चे का नाम मैं मार्टिन लूथर ही रखूंगा। वो तो भैया हो नहीं पाएगा। बट क्यों? क्योंकि तुम तो सिंगल ही मरोगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई जानकारी आधा अधूरा है ना, तो वो जानकारी तुम्हें बस एक ही चीज बना सकता है इस दुनिया में। मेरे कल रात को भाई मकड़ी काट गई, मेरे को लगा सुबह तक स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, मैं चूतिया बन गया। और आज ऐसे ही एक चूतिया के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मिनोक्को। बट पहले क्वेश्चन देख लो। राइट ब्रीफली व्हाई सम पीपल्स फेयर दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ डिसेंटिंग आइडियाज। इसका मतलब ये है कि प्रिंट के डेवलपमेंट के कारण कुछ डिसेंटिंग आइडियाज बनने लगे, ग्रो होने लगे। डिसेंटिंग आइडियाज यानी कि उस समय के जो रिलीजियस वैल्यू थे, सिंपली कहूँ तो जो रिलीजन को लेके लोगों का मानना था, नहीं मानना था, उसके खिलाफ अगर कोई बात कर रहा था ना, दैट कॉल डिसेंटिंग आइडिया, या फिर डिसेंट कह सकते हो, विरोध में कुछ कह देना, दैट्स कॉल्ड डिसेंट। ठीक है, अब देखो प्रिंट और जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर्स थे, किताबें थे, उन्होंने मजबूर किया आम लोगों को सोचने में अलग तरीके से। इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ, यानी कि लोग इंडिविजुअल लेवल पे धर्म को, फेथ को अपने हिसाब से सोच रहे थे। किसी के लिए कुछ और मानना होगा, किसी के लिए कुछ और मानना होगा। अब जैसे कोई होगा तुम में से जो बहुत ही रिलीजियस होगा, फिर कोई तुम में से होगा जो धर्म को इतना सीरियसली नहीं लेते हो। लाइक अलग अलग सोच है रिलीजन को लेके हम में से सबका। और देखो ये बात कोई गलत नहीं है, हमारा सोच अलग हो सकता है, हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये हमें तब आता है जब तुम्हारे पास आधा अधूरा जानकारी हो और तुम बस उसी जानकारी के साथ, मतलब भाई साहब अपना ही आर्गूमेंट रख दो, अपना ही ओपिनियन रख दो। ये गलत है ना भाई। तो यहाँ पे यही होता है। देखो हमारे जो मिनोक्को भाई साहब थे ना, वो इटली के एक मिलर था, यानी मिल में काम करने वाला या फिर मिल का मालिक होगा कुछ। इसने अपने लोकेलिटी में जो किताबें थे ना, उन्हें पढ़ा और पढ़ के बाइबल का अपना ही इंटरप्रिटेशन निकाल दिया। मतलब जो काम एक स्कॉलर, एक रिलीजियस टीचर का होना चाहिए, वो काम ये बंदा करता है। वो भी अपने आसपास के दुकानों से किताब खरीद के पढ़ के अपना आपको महाज्ञानी समझने लगता है भाई साहब। तो अब होना क्या था भाई के साथ, बकचोदी तो कर दिया था भाई ने। देखो ये चीज जो उस समय के कैथोलिक चर्च थे ना, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने इन्हें पहले 2 बार इंक्वेशन के लिए बुलाया। अब इंक्वेशन मोटा वर्ड लग रहा है, क्या है ये? देखो आज के समय में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, जहां तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हें वहां सजा देता है। तो उस समय में जो कैथोलिक चर्च था ना, उनका अलग से एक सेपरेट कोर्ट था, जहां अगर तुम रिलीजन को लेके कुछ अनाप शनाप बकते हो ना, बकचोदी करते हो ना, तो वहाँ तुम्हें लेके जाया जाएगा और तुम्हें क्या पनिशमेंट देना है नहीं देना है वो डिसाइड किया जाएगा। तो 2 बार गया इंक्वेशन के लिए हमारे मिनोक्को साहब, फिर आखिर में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि उनका काम तमाम कर दिया गया। और इसके बाद ये जो इवेंट होता है ना, इसके बाद जो कैथोलिक चर्च था वो रिलीजन को लेके और ज़्यादा फेयरफुल हो जाता है, डर जाता है कि और कोई बकचोदी ऐसा ना करने लगे। तो उन्होंने एक
लिस्ट जारी किया है, मतलब इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स पब्लिश हुआ, यानी कि कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स होगा जो बैंड है, इनका ना ही प्रिंटिंग होगा, ना पब्लिकेशन होगा, ना ही आम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। ये बुक्स धर्म के खिलाफ है, ये बुक आम लोगों को भड़का सकते हैं, कुछ भी, मतलब समझ रहे हो, यही था ये इंडेक्स। अब हमने 3 इम्पैक्ट पढ़ा है जो कि प्रिंटिंग रेवोल्यूशन के कारण हुआ। पहला तो एक रीडिंग पब्लिक डेवलप होता है, जिन्हें पढ़ने का नया नया शौक चढ़ता है। फिर हमने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट देखा, और आखिर में हमने देखा डिसेंटिंग आइडियाज डेवलप हुआ, यानी कि कुछ आइडियाज जो कि सही नहीं थे, अगेंस्ट में थे रिलीजियस थॉट्स के। अब आखिरी चीज होता है रीडिंग मेनिया, यानी कि लोग अब पढ़ने के लिए पागल हो जाते हैं। पागलपंती यार, पढ़ने के लिए। ये मैं क्या सुन रहा हूं, पढ़ने के लिए लोग पागल? पक्का ये हमारा यूनिवर्स का बात चल रहा है ना? लाइक पढ़ने के लिए कौन पागल होता है भाई? लोग लॉन्डियों के लिए पागल होते हैं, लोग वेब सीरीज देखने के लिए पागल होते हैं, लोग किसी भी चीज़ के लिए पागल हो सकते हैं, बट पढ़ने के लिए आई डोंट बिलीव दैट। बट क्या करें, अब एनसीईआरटी वाले चाचा ने दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ऊपर से क्वेश्चन भी डाला हुआ है भाई, 2018 और 19 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, व्हाट इज रीडिंग मेनिया, एक्सप्लेन विच फैक्टर्स लीड टू द रीडिंग मेनिया इन 17th and 18th सेंचुरी इन यूरोप। बहुत आसान है, रीडिंग मेनिया क्या है और रीडिंग मेनिया किस फैक्टर्स के कारण यूरोप पे होता है 17 और 18th सेंचुरी पे, देखते हैं। अचानक से यूरोप के अंदर में जो आम लोग थे वो पढ़ने को लेके, किताबों को रीड आउट करने को लेके एकदम पागल से हो गए थे। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय लिटरेसी रेट एक तो बढ़ रहा था, लोग पढ़े लिखे हो रहे थे, और मार्केट में प्रिंटेड किताबों का कमी नहीं था। धड़ल्ले से लोग प्रिंट कर रहे थे और धड़ल्ले से लोग पढ़ भी रहे थे किताबें, और इसी पागलपंती को कहते हैं रीडिंग मेनिया। अब सवाल ये उठता है कि ये रीडिंग मेनिया अचानक से क्यों बढ़ा? व्हाट आर द फैक्टर बिहाइंड द रीडिंग मेनिया इन यूरोप इन 18th सेंचुरी? देखो 18th सेंचुरी में जो यूरोप का लिटरेसी रेट है ना, वो 60 से डायरेक्ट 80% पे जंप करता है, काफी बड़ा जंप है, राइट। फिर चर्च वालों ने गांव में जाके स्कूल्स खोला जहां पीजेंट्स एंड आर्टिसन जाके पढ़ सकते थे, इससे भी लिटरेसी रेट बढ़ रहा था। एंड देन नए नए तरह की किताबें, लिटरेचर्स पब्लिश होना शुरू हो गया, लाइक एल्मेनेक, एक रिचुअल कैलेंडर था जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी तो समझते हो ना, जहाँ यार हाथ देख के फ्यूचर बताते हैं, ऐसे एक रिचुअल कैलेंडर था। इसके अलावा पेनी चैप बुक इंग्लैंड में काफी फेमस था। ये एक पॉकेट साइज बुक था जिसे तुम अपने पॉकेट पे कैरी करोगे, कहीं भी तुम्हें पढ़ने दिल होगा, तुम खोलोगे और पढ़ लोगे, फिर अपने पॉकेट पे डाल दोगे। फिर फ्रांस के अंदर में एक किताब बिब्लियोटेक ब्लू, बहुत ही छोटा पॉकेट साइज बुक, एग्जैक्टली जैसे इंग्लैंड में था उस तरीके का ही। ये छोटे छोटे किताबें थे ना, ये सस्ता था, चीप था, और आसानी से लोग अपने साथ कैरी कर सकते थे, जहां मन हो वहां पढ़ते थे इन किताबों को। इसके अलावा अर्ली 18th सेंचुरी पे न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स जो है काफी पॉपुलर हुआ, लोग पढ़ना शुरू कर दिए इन चीजों को। और आखिरी चीज जिसके लिए लोग और एक्साइटेड रहते थे कि जो साइंटिफिक आइडियाज था, जो फिलोसोफर्स का थॉट्स था, वो पढ़ना चाहते थे लोग। लाइक बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ आइजैक न्यूटन के बारे में, जब उन्होंने कुछ लिखा था ना अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो वो लोग जिन्हें साइंस के बारे में जानना पसंद है वो उन पेपर्स को पढ़ा करते थे अपने मतलब हॉबी के लिए। ऑब्वियस सा बात है ना, तुम में से भी कहीं होगा जिन्हें टेक चैनल्स देखना बहुत पसंद है, कुछ लोगों को साइंस एक्सपेरिमेंट का चैनल यूट्यूब में देखना पसंद है, तो आज तो हम यूट्यूब पे देखते हैं। उस समय में ये जो साइंटिफिक आइडियाज एंड फिलोसफी था ना, ये आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, और लोगों ने धड़ल्ले से पढ़ा भी इन्हें। देख लो भाई, एक वो समय था जब लोग अपना खाली समय को कैसे बिताएंगे इस चीज के लिए पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। और आज का एक समय यार, कहाँ जा रहा है ये जनरेशन? मतलब हम ना यार टाइम वेस्ट करने वाले मशीन है, सही में बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम में बैठे और स्क्रॉल करते करते भाई साहब कैसे घंटा बीत जाता है, दिन बीत जाता है, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, जो पता ही नहीं चलता है। प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी की तो भाई साहब समझ जाओ क्या हुआ। बट मैं तुम लोगों से कहूंगा कि थोड़ा यार इन चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया करो। आज के समय में भी कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लो, ना कि दिन भर बस स्क्रॉल करते रहो अपने उंगलियों को। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मैं भी एडिक्टेड ही हूँ स्क्रॉलिंग का, बट लाइक यार सब तो होते हैं, बट कोशिश करते रहना चाहिए, नहीं मतलब इम्प्रूवमेंट लाइक थिंग्स का। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो यार हमने अब कंप्लीट कर लिया है प्रिंट रेवोल्यूशन का जो 4 इम्पैक्ट था उनको। देखो अब एक चीज़ तो क्लियर था कि प्रिंट रेवोल्यूशन के कारण आम लोगों को बहुत फायदा पहुंचा था। लोग किताबें पढ़ के सही और गलत के बीच फर्क को तय कर पा रहे थे, और ये चीज़ एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। बट कोई तो ऐसा होगा जिन्हें प्रिंट रेवोल्यूशन से कोई फायदा नहीं पहुंचा हुआ, उल्टा उन्हें तो नेगेटिवली इम्पैक्ट किया इस प्रिंट रेवोल्यूशन ने। तो देखो जो मोनार्क थे या ऐसे लोग सोसाइटी के अंदर में जो अपना मनमानी करते थे, अपने हिसाब से सोसाइटी को, दुनिया को चलाने का कोशिश करते थे, उन लोगों को बहुत परेशानियां
होता है इस प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से। स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो मोनार्की और जो रिलीजियस लीडर्स थे जो सोसाइटी को अपने मुट्ठी पे रख के चलाना चाहते थे, उन लोगों को प्रिंट रेवोल्यूशन से बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि अब हम लोग सोच रहे थे, समझ रहे थे चीज़ों को। तो ऐसे लोग जिन्हें इन चीज़ से प्रॉब्लम था, जो सोसाइटी को अपने मुट्ठी पे रखना चाहते थे, कंट्रोल में रखना चाहते थे, उन लोगों को कहा जाता है डेस्पोटिज्म। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें तुम डेस्पोटिज्म के चौधे कहना चाहोगे? हाँ, जो भी है, हम क्या कह रहे थे कि फ्रांस के अंदर में एक बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट था, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। इन्होंने ये जो डेस्पोटिज्म के बारे में और प्रिंट के कारण कितना फायदा हुआ हम लोगों को, सोसाइटी को, दुनिया को, इनके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बस इन दोनों स्टेटमेंट को याद रख लो, बहुत है यार। पहला स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड द पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स विच कैन स्वीप द डेस्पोटिज्म अवे। 2 चीज ध्यान दो यहाँ में। कहा कि प्रिंटिंग प्रेस को ना ऐसा इंजन माना गया जो कि प्रोग्रेस ला सकता है समाज में, सोसाइटी में, और जो लोगों का ओपिनियन है ना, यही डेस्पोटिज्म को खत्म कर सकता है। देखो, प्रिंटिंग प्रेस से तुम किसी चीज को छापोगे, और छापोगे क्या तुम? जो लोगों का ओपिनियन है उन्हें आम लोगों तक पहुंचाओगे, और इन दोनों चीजों से तुम जो डेस्पोटिज्म है, यानी कि तुम सिंपली कह लो मोनार्की है, इसे तुम खत्म कर दोगे। और लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने जो दूसरा बात कहा था, इस स्टेटमेंट में जो 2 वर्ड्स है उनके ऊपर फोकस दो। पहला है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मतलब डरना, कांपना, ठीक है। और दूसरा वर्ड है टायरन, यानी तुम कह सकते हो एक जालिम, क्रूर राजा को कहते हैं टायरन। अब तुमने इन दोनों वर्ड को समझ लिया। टायरन यानी कि एक ऐसा राजा जो अपने जनता के ऊपर अत्याचार करता है, और ट्रेम्बल मतलब उस राजा को डरने को कहा जा रहा है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हुए, ट्रम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर्स। देखो, अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँ ना तो कुछ ऐसा बनेगा, शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। खैर तुम समझ गया आई गेस। अब अगला सवाल, प्रिंट कल्चर या प्रिंट रेवोल्यूशन ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन की ओर? कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, राइट? कैसे प्रिंट रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन कर देता है? देखो, प्रिंट रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, राइट? उन्होंने किस चीज़ के बारे में समझा यार? ये जो ऊपर में बैठे हुए मोनार्की वाले हैं ना, ये जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहा है। अब बदलाव आएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? यही तो हुआ था, मोनार्की को हटा के हमने डेमोक्रेसी का शुरुआत किया था। अब वो डेमोक्रेसी का शुरुआत होता कैसे? पढ़ के भाई, समझते लोग कि कैसे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होना चाहिए, एक समाज जहाँ में हर किसी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। बिना पढ़े सब तो हो नहीं सकता भाई। ये तो मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बताया, डीपली देखते हैं, ठीक है? इनलाइटनमेंट, ये वर्ड तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा, जिसका मतलब ये है जब तुम्हें सही और गलत का बीच फर्क समझ आ जाए, जब एक इंसान को ये पता चले कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग है इसका, बट मैं सिंपली बता रहा हूँ तुम्हें। तो उस समय के जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे ना, उनका जो आइडिया है वो प्रिंट की मदद से पॉपुलराइज हुआ। जैसे कि मैं 2 थिंकर्स का नाम लूंगा, रूसो एंड वॉल्टर। यूरोप के अंदर में इन दोनों का जो राइटिंग्स था ना, इन्हें आम लोगों ने पढ़ा, और इनके राइटिंग्स में 2 चीज़ कॉमन था। ये जो चर्च का जो अथॉरिटी है ना, और जो ये मोनार्की का जो रूल था ना, जिसे तुम डेस्पोटिज्म भी कहते हो, इसे धड़ल्ले से क्रिटिसाइज किया। ये चीज़ें जो कर रहे हैं ना चर्च वाले और मोनार्की वाले, अब क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है? उन चीज़ों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया वॉल्टर एंड रूसो ने। दूसरा, देखो, प्रिंट की वजह से ना एक कल्चर डेवलप होता है, एक कल्चर जहाँ तुम चीज़ों को डिस्कस करोगे, डिबेट करोगे, डायलॉग करोगे। पहले की तरह नहीं कि भाई साहब कुछ हो गया तो भाई पेल ही देंगे तुम्हें, नहीं यार। देखो, जो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है उसे ये बात समझ आता है कि भाई साहब लड़ने से ना भाई किसी का फायदा नहीं होता। बातें ना सॉल्व तभी होगा जब बातें करेंगे हम, और इसी को कहते हैं डायलॉग एंड डिबेट्स, ठीक है? बातें करो, आर्गुमेंट रखो अपना, और अपने आप को सही साबित करो। क्या बोलते हैं, यहाँ में एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है? अगर तुम डायलॉग एंड डिबेट कर रहे हो अपने क्रश, अपने एक्स और अपने गर्लफ्रेंड के साथ, तो भाई साहब चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, भाई मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ ना, ये चीज़ें काम नहीं आने वाला। सीधा बस यही कहना, अच्छा ठीक। तो प्रिंट के वजह से ये जो डायलॉग एंड डिबेट बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ, और इसने ना सीधा सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ एंड बिलीव्स था उनका। अब क्या हो सकता है ये एग्जिस्टिंग आइडियाज़ एंड बिलीव?
वही धर्म को लेके, मोनार्की को लेके जो भी आइडियाज़ और बिलीव पहले से चलते आ रहे हैं उन्हें क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ये चीज़ें जो हो रहा है ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बाकी 1780s आते आते ना जो लिटरेचर, जो किताबें छप रहे थे ना यूरोप के अंदर में, उन्होंने सीधा ये जो मोनार्की है ना इनके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया। मतलब तुम सोचो ना यार, यूरोप उस समय ऐसा कंडीशन में था जहाँ आम लोग परेशानियों से जूझ रहे थे और राजा महाराजा भाई साहब बड़े बड़े पैलेस में मतलब एंजॉय कर रहे थे। समझ जाओ यार। तो लिटरेचर्स में सीधा सीधा ये चीज़ें छपने लग गया, पढ़ने लगे लोग। देखो यार, राजा तो वहाँ मस्ती कर रहे हैं और तुम आम लोग, हम आम लोग क्या कर रहे हैं? अपना खून पसीना सब बहा रहे। सो इन चीज़ों ने यार क्या क्या आग बरसाया कि नहीं बरसाया लोगों के बीच। अब यही गुस्से में आए हुए लोग आगे जाके क्या करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे सब तुम्हें समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। वैसे तुम लोग तो मेरा हालचाल कभी पूछते नहीं हो, बट आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग की वजह से बच्चों का क्या हालचाल था, औरतों का क्या हालचाल था और वर्कर्स का क्या हालचाल था और प्रिंटिंग को लेके क्या क्या इनोवेशंस हुए वो देखेंगे। बच्चों का बात करते हैं। लेट 19th सेंचुरी आते आते जो प्राइमरी एजुकेशन है ना उसे कंपलसरी कर दिया गया बच्चों के लिए यूरोप के अंदर में। इसके अलावा फ्रांस के अंदर में 1857 को बच्चों के लिए अलग से प्रिंटिंग प्रेस खुला गया, चाइल्ड प्रेस जिसे कहते हैं, जहां सिर्फ बच्चों के लिए किताबें छापा जाएगा। फिर जर्मनी के अंदर में थे ग्रिम ब्रदर्स। इन्होंने जो रूरल एरियाज का कहानी होता है ना, फोक टेल्स, उन्हें अपने स्टाइल में, जिससे कि बच्चों को मतलब मस्ती हो समझने में, मतलब बच्चों के स्टाइल में तुम कह सकते हो, कहानी को पब्लिश करना शुरू कर दिया, प्रिंट करना शुरू कर दिया। ये तो बच्चों के बारे में था। वुमेन्स के बारे में बात करते हैं। देखो वुमेन्स उस समय में ना रीडर भी थे, राइटर भी थे। 19th सेंचुरी में यूरोप में ज़्यादातर जो नॉवेल्स पब्लिश होता था उसका जो मेजर ऑडियंस होता था ना, टारगेटेड ऑडियंस, वो औरतें ही होते थे। तुम यार आज भी देख लो, ज़्यादातर जो लड़कियां, औरतें नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं। इनफैक्ट मेरा जो कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे भी बस नॉवेल्स पढ़ना ही पसंद है। मतलब इतना नॉवेल्स पढ़ के ना आंखों में चश्मे लग चुके हैं, बट हु केयर्स। खैर, अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ते ही थे वो लोग, ठीक है। मैंने बताया कई सारे फेमस जो नॉवेलिस्ट थे वो औरतें भी थे। नाम यहाँ पे दिया हुआ है, अपने अपने श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से तुम याद कर लेना। बाकी मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि रहने दो भाई, गन फट जाएगी ऐसे नाम याद करने में। वर्कर्स का क्या कंडीशन था देखो, 16th सेंचुरी आते आते ना यूरोप के अंदर में लैंडिंग लाइब्रेरीज खुला। अब लैंडिंग लाइब्रेरीज मतलब तुम वहाँ से किताबें उधार पे लेके जाओगे, पढ़ोगे, फिर वापस कर दोगे, ठीक है, ये सिस्टम है। अब इससे ना जो वाइट कॉलर्स वर्कर थे, जो आर्टिजन्स थे, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, जो डायरेक्टली किताबों को परचेज नहीं कर पाते थे, उन्हें पढ़ने का एक मौका मिलता है। क्योंकि देखो पैसा नहीं है तो क्या हुआ, उधारी पे लेके पढ़ लेंगे ना यार, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। इससे देखो होता क्या है, जो लोग हैं अपने आप को सेल्फ एजुकेट करते हैं। कोई टीचर नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम किताब है पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे और सेल्फ एजुकेट करेंगे अपने आप को। और जो मैं मानता हूँ कि बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी है ना, वो सेल्फ एजुकेशन ही है। मतलब तुम अपने आप को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, नहीं। तो वर्किंग क्लास पीपल, जो काम करने वाले मेहनती लोग थे, उन्होंने खुद को सेल्फ एजुकेट किया। उसके बाद जो पॉलिटिकल कंडीशन था उस समय का, उसके बारे में लिखना शुरू किया। जो अपना ऑटोबायोग्राफी है वो लिखना शुरू कर दिया। तो ये था वर्कर्स के बारे में मोटा मोटा। उसके बाद बात करते हैं कि क्या इनोवेशंस हुआ प्रिंटिंग प्रेस को लेके 19th सेंचुरी में। क्वेश्चन है देखो, एक्सप्लेन द 5 इन्वेंशंस इन द प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप टेक प्लेस इन 19th सेंचुरी। एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ जिसका नाम था सिलेंड्रिकल प्रेस। डेवलप किया था रिचर्ड एम हो ने। अब इससे खास बात यह था कि अब 1 घंटे के अंदर में तुम 8000 पेजेस को तुम प्रिंट कर सकते हो, जो कि पहले जो टेक्नोलॉजी था उससे काफ़ी स्पीड था। फिर ऑफसेट प्रेस आया। अब इससे तुम क्या कर सकते हो, एक साथ 6 कलर्स को एक साथ प्रिंट कर सकते हो। फिर आता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस। इससे क्या हुआ, जो प्रिंटिंग ऑपरेशंस है ना वो और तेज हो गया। एंड देन कुछ छोटे मोटे इन्वेंशन और थे, लाइक देखो मेथड ऑफ फीडिंग पेपर्स इंप्रूव हुआ, और जो क्वालिटी ऑफ प्लेट्स था वो भी इंप्रूव होता है, बेटर होता है। और जो ऑटोमेटेड पेपर रील्स थे, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ कलर्स रजिस्टर्ड वेर इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो मैं इन्हें डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि ना ही मैं कोई प्रिंटिंग प्रेस का एक्सपर्ट हूँ जो एक एक चीज़ को डिटेल में बताना शुरू कर दूँ, और ना ही तुम्हें कोई प्रिंटिंग प्रेस का मास्टर बनना है। जो दिया हुआ है थोड़ा बहुत देख लेना, सीख लेना, बस आगे बढ़ते। एक छोटा सा क्वेश्चन है देखो इसके रिलेटेड। उस समय मैंने बताया कि
लोग प्रिंट जो है धड़ल्ले से कर रहे थे। अब अगर सामान तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, उसे अगर बेचना है ना, तो अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होना है तुम्हारे पास। तो उस समय के जो पब्लिशर और प्रिंटर्स थे ना, उन्होंने किस तरीके का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया अपने सामान को बेचने के लिए, वो देखो। नॉवेल्स, जो फेमस नॉवेल्स, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थे ना, उन्हें सीरियलाइज कर दिया। मतलब देखो, आजकल का जो नेटफ्लिक्स का शो है क्या है, सीजन वाइज है ना, पहला सीजन, फिर दूसरा, तीसरा, एक्साइटेड रहते हैं हम हमेशा एक नए सीजन के लिए। तो नॉवेल्स को भी सीरियलाइज कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके। फिर डस्ट कवर कह लो या बुक जैकेट, इसका इंट्रोडक्शन हुआ। आई गेस तुमने कभी लाइब्रेरी में घुसा होगा और किताबें देखा होगा, मोटे मोटे किताबें होते हैं ना, जिसका कवर जो होता है, बाहर का कवर बहुत ही मोटा होता है। हर किताब में नहीं होता है, बहुत ही मतलब रेयर किताब में ऐसा होता है। बट उस समय के जो महंगे महंगे किताबें थे ना, इनमें ये जो डस्ट कवर है या फिर तुम कह लो बुक जैकेट है, इसे लगाया जाता था ताकि अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। फिर देखो, हर कोई तो ये डस्ट कवर या बुक जैकेट वाला किताब महंगा महंगा जो होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट। तो इनके लिए सस्ते पेपर्ड एडिशन में किताबें प्रिंट होना शुरू हुआ। दैट्स हाउ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, मार्केटिंग से याद आया, ये क्या है तुम मुझे बता सकते हो? नहीं, सच में ये क्या है? मतलब मैं तुम लोगों से कहता नहीं तो तुम करोगे भी नहीं। वाओ, 100 में से देखो 30% लोग भी नहीं है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। ये चीज देखने के बाद मेरे दिल में इतना दर्द हुआ ना भाई, इतना दर्द हुआ। मतलब ये दर्द उससे भी ज्यादा था जब मेरे क्रश ने मुझे कहा कि भाई तू बॉयफ्रेंड टाइप मटेरियल नहीं है, हम दोनों का नहीं हो पाएगा। उससे ज्यादा दर्द हुआ भाई ये चीज देख के। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। इस चैप्टर के अंदर में हमने देखा कि किस तरीके से प्रिंट चाइना में डेवलप होता है, फिर जापान में पहुंचता है और फिर वो यूरोप में पहुंचता है। अब हमें देखना है कि प्रिंट कैसे इंडिया में आया। बट इससे पहले 2 सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि प्रिंट से पहले हमारे इंडिया में क्या चलता था, लोग किस चीज पे लिखते थे? मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। मैन्युस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे हम, और मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर में क्या प्रॉब्लम था वो भी देखेंगे। पहले बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट का। बात करूं इंडिया का, एक लंबा हिस्ट्री रहा है हमारा हाथ से लिखा हुआ जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको लेके, चाहे संस्कृत में हो, अरबिक में हो, पर्शियन में हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया पहले समय में। देखो, पेपर भी जो आता है चाइना से होके आता है। हमने पेपर का इन्वेंट नहीं किया था। हम उस समय किस में लिखते थे पता है? पत्ता एक काइंड का, जिसे कहते हैं प्लम लिप, वहां में हम मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा करते थे। जो पेजेस होता था उन्हें हम बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया करते थे, और इन मैन्युस्क्रिप्ट को बचाए रखने के लिए हम लकड़ी के बक्से में रखा करते थे इकट्ठा। ये सिलसिला जो है चलता रहा जब तक प्रिंट इंडिया में नहीं आ गया। ऑब्वियस सा बात है, प्रिंट आने के बाद तो लोग प्रिंटेड बुक को प्रेफर करते थे। क्यों करते थे? कुछ प्रॉब्लम था मैन्युस्क्रिप्ट में, राइट। ये वही प्रॉब्लम था जो यूरोप के लोग मैन्युस्क्रिप्ट लोग फेस कर रहे थे। तो लिखा हुआ है पॉइंट, तो एक बार पढ़ लेना, मैं इन्हें नहीं पढ़ा रहा। बढ़ते सीधा उस पॉइंट पे जहाँ हमें पता चलेगा कि कैसे इंडिया में प्रिंट आता है। पहली बार इंडिया के अंदर में प्रिंटेड प्रेस आता है मिड 16th सेंचुरी में। लगभग ये टाइम पीरियड था 15th और 16th सेंचुरी के बीच का जो समय है, उस बीच आता है। और ये लाते कौन है? पोर्चुगीज मिशनरीज गोवा में लेके आते हैं। याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोवा में आता है पहला प्रिंटिंग प्रेस। कौन लाते? पोर्चुगीज मिशनरीज। कब लाते? लगभग मिड 16th सेंचुरी पे। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद सीरीज ऑफ बुक पब्लिश होता है रीजनल लैंग्वेजेस में। लाइक देखो, ऑलमोस्ट 50 बुक्स पब्लिश होता है कोंकणी एंड कनारा लैंग्वेज में। इन 1674 पहला तमिल बुक पब्लिश होता है। इन 1579 पहला मलयालम बुक प्रिंटेड होता है 1713 को। ये जो मैंने बुक लिस्ट बताया जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया था, ये पहले प्रिंटेड बुक्स थे। बट देखो, खास बात ये था कि ये सारे बुक रीजनल लैंग्वेजेस में था। अभी तक कोई इंग्लिश में लिखा हुआ प्रिंटेड बुक नहीं आया था। तो तुम कह सकते हो जो पहला इंग्लिश में लिखा हुआ कोई चीज़ इंडिया में आता है, प्रिंटेड होता है, वो था एक मैगजीन जिसे कहते हैं बंगाल गैजेट। किसने पब्लिश किया था? जेम्स अगस्टस हिस्की। अंग्रेजी में लिखा हुआ कोई पहला प्रिंटेड सामान अगर कुछ था ना, तो यही था बंगाल गैजेट। एंड देन लेटर पहला इंडियन जिन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन को स्टार्ट किया, गंगाधर भट्टाचार्य। इन्होंने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसका नाम था बंगाल गैजेट। देखो, ये लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है
कि दोनों का नाम सेम ही है, जो मैगजीन और न्यूज़पेपर का। और जो मैंने इंटरनेट पे भी थोड़ा वो रिसर्च करके देखा था, वो हमें दिखाया गया कि पहला जो न्यूज़पेपर का नाम है ना, वो भी बंगाल गैजेट है, और जिसको हमारे जेम्स साहब ने मतलब पब्लिश किया था। सो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो मैं कमेंट नहीं कर रहा, जो किताब में है उस हिसाब से मैंने लिख दिया है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, देखो जो अंग्रेजी में लिखा हुआ पहला मैगजीन था, इसके अंदर में एक बात लिखा हुआ था जो कि बार बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में। अब वो क्या बात था, देखो ये जो बंगाल गैजेट मैगजीन है ना, इट इज़ ए कॉमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस बाय नन। बात समझ रहे हो? देखो पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा है कि ये वो पेपर है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है इसके अंदर में। बट ये एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये डिस्क्राइब कर रहा है जो वीकली मैगजीन है बंगाल गैजेट, जो कि पब्लिश किया गया था जेम्स अगस्टस हिस्की के द्वारा। स्लोगन कह सकते हो इस मैगजीन का, आई गेस ये इंडिया का पहला इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस का स्लोगन था। लाइक अब ऐसा क्यों कहा गया पता है? इन्फ्लुएंस बाय नन, इसका मतलब ये था कि देखो ये जो प्रिंटिंग प्रेस था ना, ये प्राइवेट एंटरप्राइज था, मतलब एक प्राइवेट इंडिविजुअल से कंट्रोल करता था। कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ कंट्रोल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं था। उल्टा ये मैगजीन ना अंग्रेज ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। बट वही है ना, तुम कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे तुम ज़्यादा टिक नहीं पाओगे, तो इन्हें फिर जेल में डाल दिया जाता है। एंड देन मेरा ख्याल से जितना मैंने स्टडी किया इस ये चीज़ को कि शायद बंगाल गैजेट ना वो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन दोनों एक ही होता होगा। शायद जब इन्हें जेल में डाल दिया गया, इसके बाद जो ये गंगाधर भट्टाचार्य जी है ना, इन्होंने उनका ही जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, इधर ही अपना जो न्यूज़पेपर है बंगाल गैजेट, इसे शुरू किया। आई गेस ये मेरा थ्योरी है, जरूरी नहीं है कि सही होगा, बट गेस करने में क्या है। अब तुम लोग ऐसा कुछ लिख के मत आना, बस मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ जो मुझे लगा वो चीज़। जो बाकी जो मैंने लिखा है वो तो तुम लिख सकते हो, बट जो मैं कह रहा हूँ उसे मत लिखना। दैट्स माई थॉट आइडियाज, जो कि हमेशा सही नहीं होगा आई गेस। हाँ, अगर तुम्हें पता है ना कुछ इस चीज़ के बारे में तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। इंडिया में कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस में बुक प्रिंट हुआ, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रिंट होता है, और लोग पढ़ते हैं राइट इसे। और तुम्हें पता है जब लोग पढ़ते हैं कोई चीज़, समझते हैं, सीखते हैं, तब क्या आता है? सोसाइटी में बदलाव, राइट, रिफॉर्म्स। एग्जैक्ट वैसे ही जैसे यूरोप के अंदर में लोगों ने पढ़ा, समझा, और उसके बाद उन्होंने जो चर्चेस के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, मोनार्की के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही अब इंडिया में तुम देखोगे रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट, अगला टॉपिक है हमारा। अब इसके अंदर में होता क्या है, 19th सेंचुरी आते आते लोग अब अलग अलग तरीके से सोचने लगे थे धर्म के अंदर ही, ठीक है। कुछ लोग थे जो पुराने जो तौर तरीके थे उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ लोग थे जो बदलाव चाहते थे, जो गलत हो रहा है ना समाज में उन चीज़ों को बदलना चाहते थे। लाइक जो उन चीज़ों को बदलना चाहते थे ना, उन्हें क्या कहते हैं? रिफॉर्मर्स। लाइक तो अब तुम देखोगे लड़ाई ऑर्थोडॉक्सी वर्सेस रिफॉर्मर्स के बीच। ऑर्थोडॉक्सी यानी वो लोग जो पुराने ख्यालों वाले, पुराने सोच वाले, और रिफॉर्मर्स वो लोग थे जो समाज में बदलाव चाहते थे। तो रिलीजन के नाम पे इंडिया में दो बड़े बड़े रिलीजन है, हिंदू एंड मुस्लिम्स, राइट। अब इन दोनों में किस तरीके का रिफॉर्म्स आया वो देखते हैं। पहले हिंदूज का बात करते हैं। देखो मैंने थोड़े पहले बताया तुम्हें कि जो पुराने ख्यालों वाले हैं और जो रिफॉर्मर्स हैं उनके बीच एक लड़ाई होता है, एक कंट्रोवर्सी चल रहा होता है ऑर्थोडॉक्सी एंड रिफॉर्मर्स के बीच। अब जब रिफॉर्मर्स का नाम आता है ना, तो वहाँ में एक बहुत बड़ा नाम है, राजा राम मोहन रॉय, द लेजेंड। लिटरली अगर तुम आज एक लिस्ट बनाते हो कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है इसे रिफॉर्म करने में किन किन लोगों का हाथ रहा है, तो उनमें एक आएगा हमारा राजा राम मोहन रॉय। बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने। उस समय जो उनका आइडियाज़ था, रिफॉर्मेटिव आइडियाज़, लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो आइडियाज़, तभी तो लोग समझेंगे, सीखेंगे। उसके लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर का शुरुआत किया जिसका नाम था संबाद कमोदी। 1821 को ये न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है। फिर इसको काउंटर करने के लिए जो लोग हमारे राजा राम मोहन रॉय से एग्री नहीं करते थे, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी वाले आदमी थे, उन्होंने भी अपना एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन शुरू किया जिसका नाम रखा समाचार चंद्रिका। अब देखो मैं यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, मुझे ना कुछ कुछ लोगों का नाम से ना बहुत प्यार होता है। लिटरली बता रहा हूँ, किसी का भी नाम, कोई चीज़ हो, कोई मतलब इंसान हो, नाम से मुझे मतलब थोड़ा होता है, मतलब समझ रहे हो ना, लवेरिया है मुझे नाम से।
तो यहाँ ना मुझे ये समाचार चंद्रिका कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। चंद्रिका समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर ये तो था हिंदूज के बारे में कि किस तरीके से लड़ाई चल रहा था रिफॉर्मर्स एंड ऑर्थोडॉक्सी के बीच। बात करते मुस्लिम रिलीजन में क्या हाल चल रहा था। देखो मुस्लिम में कहा जाता है कि उलेमास ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब तुम सोच रहे हो ये उलेमास क्या है। देखो जो धर्म को लेके स्टडी करता है ना, लाइक देखो हम लोग जो पढ़ते हैं वो अलग चीज़ है, बट मुस्लिम में जो धर्म को लेके पढ़ के एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है ना, जिन्हें धर्म का लगभग बहुत समझ होता है, उन्हें शायद कहते हैं उलेमास। आई गेस यही है उलेमास। और एनसीईआरटी में भी जो डेफिनेशन दिया हुआ था कुछ ऐसा ही था। रिलीजियस स्कॉलर जो होता है ना, जो धर्म को लेके पढ़ता है, समझता है, सीखता है, उसी को कहते हैं उलेमा। सो उलेमास उस समय बहुत घबरा के बैठे हुए थे 3 चीज़ों से। एक तो देखो उस समय जो मुस्लिम डायनेस्टीज था उनका कोलैप्स हो रहा था। ऑब्वियस सा बात है, अंग्रेज किसी को नहीं छोड़ रहे थे। जो भी राजा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, फर्क नहीं पड़ता, सब खत्म हो रहा था। तो वो एक डर था कि मुस्लिम डायनेस्टीज खत्म हो रहा था, अब जो ये मुस्लिम रिलीजन है उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा। फिर ये भी डर था कि जो ये कॉलोनियल रूलर्स है ये जो हमारे धर्म के लोगों को कन्वर्ट ना कर दे, यानी कि मुस्लिम से कोई क्रिश्चियन ना बन जाए। और आखिरी डर ये था कि हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इन्हें ये चेंज ना कर दे। तो अगर इन चीज़ों से बचना था ना, तो लोगों को, यानी कि जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे, उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी था। अगर वो एजुकेट हो जाएंगे तो वो बहकावे में नहीं आएंगे अंग्रेजों के, राइट। तो देखो एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं लिथोग्राफिक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बहुत ही सस्ता होता है। अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो धर्म के ग्रंथ कहते हैं ना, मुस्लिम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उन्हें पर्शियन एंड उर्दू में ट्रांसलेट किया जो कि आम लोग पढ़ सके। इसके अलावा कई सारे न्यूज़पेपर्स को भी जो रिलीजन को लेके बात करते हैं उन्हें पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, आई मीन प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देवबंद सेमिनरी क्या है। उलेमास के अलावा इन्होंने भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया जो है मुस्लिम रिलीजन को प्रोटेक्ट करने में। कैसे देखो, ये देवबंद सेमिनरी बनता है 1867 को, जहां बनने के बाद इन्होंने कई सारे फतवास को लोगों तक पहुंचाया। अब इन फतवास में लिखा था कि एक मुस्लिम को किस तरीके से अपना जिंदगी बिताना चाहिए। इसके अलावा जो मुस्लिम धर्म में जो मानने वाला बिलीव्स था उन्हें भी एक्सप्लेन किया गया। लाइक जो मुस्लिम डॉक्ट्रिन्स होता है, क्या है वो डॉक्ट्रिन्स, क्या मानना है मुस्लिम का, उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया। खैर ये तो था मुस्लिम्स के बारे में। हिंदूज भी कहीं कम नहीं थे। कई सारे हिंदू बुक्स पब्लिश हुआ, प्रिंट हुआ, जिससे कि हिंदूज को भी अवेयरनेस फैला, क्या होता है हिंदुज़म, कैसे होता है हिंदुज़म, ठीक है। लाइक जो 16th सेंचुरी में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था ना, उसका जो पहला प्रिंटेड एडिशन आया 1810 को इन कैलकाटा। इसके अलावा किताब के अंदर में 2 न्यूज़ पब्लिकेशंस का नाम दिया हुआ है जो 1880 से ये रिलीजियस किताब है जो हिंदू रिलेटेड है, उन्हें छापना शुरू किया। लाइक नाम जो है उनका कुछ ऐसा है, नवल किशोर प्रेस इन लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे। इंपॉर्टेंट है नाम, याद रख लेना। अच्छा एक सवाल जो हमेशा ही इंस्टाग्राम में या फिर तुम कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते हो कि भाई तू सही में सिंगल है? नहीं तू बताता तो है बट हमें विश्वास नहीं कि तू सही में सिंगल है। तो भाई देखो मैं तुम्हें बस अपने बारे में इतना बताना चाहूँगा कि मेरा हालत कुछ ऐसा है। खैर यार, और अपने दुखते नस पे हाथ मत रखो तुम लोग, आगे बढ़ते हैं सीधा। जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। लाइक देखो जैसे यूरोप के अंदर में न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस आ रहा था, अलग अलग टाइप के बुक्स आ रहा था, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स, अलग अलग चीज़ें, मतलब उस समय में यूरोप के अंदर में आ रहे थे, राइट। अब इंडिया में भी वो चीज़ हमें देखना है क्या क्या आता है। लाइक देखो जो नॉवेल्स था ना वो इंडियन स्टाइल में, इंडियन फॉर्म में प्रिंट होना शुरू हुआ इंडियन लोगों के लिए। इसके अलावा कई और तरह के लिटरेरी फॉर्म्स भी आना शुरू हुआ मार्केट पे। लाइक देखो जो लिरिक्स होता है वो प्रिंटेड होना शुरू हुआ, और जो शॉर्ट स्टोरीज था, एसेस, पॉलिटिक्स, सोशल मैटर्स पे, ये तो देखो छोटे मोटे चीज़ें थे। बट 19th सेंचुरी के आने के बाद एक वर्चुअल कल्चर का शुरुआत होता है। अब क्या है ये वर्चुअल कल्चर और क्यों कई बार सीबीएसई ने भी इस वर्चुअल कल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। लाइक देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, how by the end of the 19th century a new virtual culture take shape in India।
याद है जापान के अंदर में हमने एक खास तरह का आर्ट फॉर्म के बारे में सुना था, उकियो, जहां तुम वर्चुअल इमेजेस को कुछ इस तरीके से बनाते हो ये देख के लगता था कि ये तो जिंदा है। अब ऐसा ही कुछ आर्ट फॉर्म इंडिया में डेवलप होता है। प्रिंटिंग प्रेस के बढ़ने के साथ साथ जो वर्चुअल इमेजेस भी बहुत बनता है। देखो बहुत सिंपल सा चीज़ है, पहले कोई पेंटर कोई चीज़ को पेंट करेगा, फिर उसे तुम प्रिंट करोगे और उसका मल्टीपल कॉपीज तुम लोगों तक पहुंचाओगे प्रिंटिंग की मदद से। अब ऐसा ही एक काम किया था हमारे एक पेंटर थे राजा रवि वर्मा। इन्होंने कई चीज़ों को पहले पेंट किया, लाइक ये जो इमेज है ये भी उनका ही वर्क है। उसके बाद इन इमेजेस को प्रिंट करके मास स्केल में लोगों तक पहुंचाया गया। अब इसमें देखो बहुत मदद किया जो गरीब वुड इनग्रेवर्स थे, यानी कि जो आर्टिस्ट लकड़ी का काम करते थे, लाइक जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे, हाथों से प्रिंटिंग होता है ना वो टेक्नोलॉजी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के सामने अपना दुकान खोला, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस वाले इन्हें बुला के इनसे बनवाते थे इमेज, ताकि इमेज सस्ता बने। जो भी प्रिंट हो रहा है ना वो सस्ता प्रिंट हो। अब सस्ता होता है तो आम लोग खरीदते और अपने घरों में डेकोरेट करते इससे। और ऐसे करते करते तुम जो देखते हो कि वर्चुअल कल्चर का शेप बनता है, जहाँ तुम देखते हो कि पेंटिंग की मदद से हम मॉडर्निटी को दिखाते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड कैसा होगा, ओल्ड ट्रेडिशंस कैसा था, लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोशल कल्चर, कई चीज़ों को हम दिखा सकते हैं। जो हम पहले बस लिखते थे अब हम उसे प्रिंट करके दिखा भी सकते हैं। हमारे देश में ना औरतों ने बहुत कुछ सहा है यार, तुम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे ऐसी चीज़ें तुम्हारे मम्मी, तुम्हारी दादी, तुम्हारी मौसी ने फेस किया होगा। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं मेरे मौसी की कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। बट प्रिंट ने ना उन्हें एक जरिया दिया कि वो अपने आवाज़ जो कई सालों से दबा हुआ था ना, उस आवाज़ को सोसाइटी के सामने, समाज के सामने ला पाए। हमारा अगला टॉपिक है वुमेन इन द प्रिंट, जहाँ तुम देखोगे कि कैसे औरतों ने प्रिंट की मदद से अपना आवाज़ जो दबा के रखा था ना उसे बाहर निकाला। क्योंकि देखो उस समय ना औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बट कुछ ऐसे रिवेलियस औरतें थे जिन्होंने छुप छुप के ही सही बट पढ़ना लिखना सीखा और कई सारी किताबें लिखे। लाइक एक एग्जाम्पल है किताब के अंदर में, एक बहुत ही कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में एक लड़की जिसे पढ़ना था बट उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, बट उसने छुप छुप के पढ़ना और लिखना उर्दू में सीखा। फिर एक बंगाली वुमेन थी रसुंदरी देवी, इन्हें शादी दिया था एक ऑर्थोडॉक्स बंगाली फैमिली में। अब यहाँ ऑर्थोडॉक्स से मतलब है वो फैमिली जहाँ औरतों का कोई इज्जत नहीं है, मतलब दे आर लाइक ए ऑब्जेक्ट, राइट। अब ऐसे फैमिली में रहते हुए भी उसने छुप छुप के अपने किचन में पढ़ना लिखना सीखा। एंड देन लेटर एक बायोग्राफी लिखा अपना, जिसका नाम था अमार जीवन। बंगाली में है ये, अगर तुम ट्रांसलेट करो इंग्लिश में तो इट्स लाइक माई लाइफ, समझ रहे हो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहला बंगाली प्रिंटेड बायोग्राफी था जो एक औरत ने लिखा था, बाय गॉड, समझ रहे हो बात। फिर और एक बंगाली ऐसी वुमेन थी कैलाश वासिनी देवी, इन्होंने भी किताबें लिखा ऐसा जहाँ वुमेन्स को हाईलाइट करा गया कि वुमेन्स की जिंदगी में क्या होता है, कैसे उन्हें शादी के बाद एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, उन्हें इग्नोर किया जाता है, उन्हें फोर्सफुली घर के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और कैसे उनके अपने ही उन्हें एक नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। इन सब चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया अपनी किताबों में। फिर महाराष्ट्र के अंदर में दो वुमेन्स थी, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई। इन्होंने जो अपर क्लास हिंदूज में जो वुमेन्स का कंडीशन कैसा था उनके बारे में लिखा, स्पेशली जो औरतें, विधवा औरतें थे, उनका कंडीशन कैसा था उनके बारे में लिखा। तुम देख रहे हो प्रिंट ने उन्हें एक आवाज़ दिया कि सोसाइटी में जो उनके साथ गलत चीज़ें हो रहा था ना, उन्हें दबाया जा रहा था, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, ये चीज़ें अब बाहर आ रहा था। लोग अब पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, और जो मैच्योर लोग अनजाने में ऐसी गलतियाँ किया करते थे वो अब इन गलतियों को दोहराने से बच रहे थे। इसके बाद देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किताब है जिसका नाम है स्त्री धर्म विचार, लिखा था इसे राम चड्डा ने, जिसके अंदर में बताया गया था कि औरतों को अगर एक आइडल वाइफ बनना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करना है। लाइक लिटरली तुम विश्वास करोगे कि नहीं करोगे, ये चीज़ ना मुझे एकदम अंदर तक गया ये बात। क्या एक ऐसा किताब होना चाहिए जहाँ औरतों को ये सिखाया जाए, बताया जाए कि एक अच्छा वाइफ कैसे बने। मैंने अपने कॉलेज में एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट किया था अपने ही दोस्तों के ऊपर। नहीं मतलब देखो उन्हें पता नहीं है मैं अभी यूट्यूबर हूँ बोल के, ठीक है, मैं उनके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उन्हें पता चल जाए ना भाई साहब तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। बट मैंने उनसे पूछा अगर तुम्हें एक ऐसा किताब दिया जाए जहाँ तुम्हें कहा जाए कि इस किताब को पढ़ो जहाँ तुम एक आइडल वाइफ कैसे बन सकते हो वो बताया जाएगा, तो तुम क्या पसंद करोगे पढ़ना और तुम्हारा ओपिनियन क्या रहेगा। तुम जान के हैरान होगे। आई डोंट नो क्यों उन्होंने ऐसा कहा, उनका वुमेन ईगो सामने आएगा या क्या, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे किसी किताब को नहीं पढ़ना चाहेंगे
जो हमें ये सिखाया कि कैसे आइडल वाइफ बना जाए। मतलब एक तरीके से एरोगेंट तरीके से बात किया उन्होंने। ऑलमोस्ट सबने ऐसा कहा, ठीक है मुझे एक ऐसा लड़की नहीं मिला जो इस बात से मतलब एग्री करते चलो पढ़ लेते। लिटरली देखो मैं तुम लोगों को ये कहना चाहूँगा, अगर मुझे एक ऐसा किताब दिया जाए, वहाँ बताया जाए कि एक आइडल हस्बैंड कैसे बनता है ना, मैं खुले दिमाग के साथ ओपन माइंडेडली उस किताब को पढ़ना पसंद करूँगा। कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें। यहाँ में अगर तुम अपने ईगो को लाते हो ना, आई गेस चीज़ सही नहीं है ये। बट मैं यार मेरे दोस्तों के ओपिनियन से बहुत ही अपसेट हूँ। इनफैक्ट मेरे बहन ने भी सेम ही ओपिनियन रखा था। आई डोंट नो मैं क्या कहूँ इसके बारे में। अब तुम भी मुझे इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट जो मुझे लगा सही वो मैंने कहा। बढ़ते अगले टॉपिक की ओर, प्रिंट एंड द पुअर पीपल। गरीबों का और प्रिंट का क्या रिलेशन था। 19th सेंचुरी आते आते छोटे और सस्ते किताबें मार्केट में अवेलेबल थे जो आसानी से लोग पढ़ सकते थे। वो लोग जो गरीब थे, जो महंगे महंगे किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते थे। 20th सेंचुरी आते आते पब्लिक लाइब्रेरीज खुला गया जहां अब आम लोग, गरीब लोग जाके पढ़ सकते थे किताबों को। इसके अलावा लेट 19th सेंचुरी पे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, इसके खिलाफ राइटर्स ने आवाज़ उठाना शुरू किया। और इनमें बहुत बड़ा नाम आता है ज्योतिबा फुले का, जिन्होंने एक किताब लिखा था गुलामगिरी, जहाँ जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को है बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। फिर यार देखो कानपुर के अंदर में एक कॉटन मिल वर्कर थे जिनका नाम था काशी बाबा। अच्छा ये थोड़ा बंगाली बाबा, काशी बाबा भाई भाई लग रहा है यार, नहीं मेरा। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं उसका। काशी बाबा ने एक किताब लिख के पब्लिश किया जिसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल, 1938 को। फिर और एक ऐसा ही कानपुर में एक मिल वर्कर था जिनका नाम था सुदर्शन चक्र, जिन्होंने पोएम लिखा था कई सारे, जिसको कंपाइल करके हम बोलते हैं सच्ची कविताएं। तो यही था प्रिंट एंड द पुअर में पॉइंट्स जो कि तुम लिख सकते हो। बढ़ चुके हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक, प्रेस एंड द सेंसरशिप। अंग्रेजों को देखो एक चीज का डर था कि अगर जो हम गलत चीजें लोगों के साथ कर रहे हैं ना, ये जो एक्सप्लॉयटेशन हम इंडियंस के साथ कर रहे हैं, इसका अगर पता चल गया ना सबको तो भाई साहब गड़बड़ हो सकता है। और इस चीज़ का पता कहाँ से चलेगा बताओ? अगर जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स में ये सब चीज़ें छप दिया गया, लोगों को पता चल गया पढ़ने के बाद, तो लोग एकजुट हो जाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, राइट। अब ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए अंग्रेजों ने यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रेस सेंसरशिप लगा दिया। इसका मतलब ये था कि जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी मैगजीन्स है, वो वही चीज़ें छापेगा जो कॉलोनियल गवर्नमेंट उन्हें कहा करेगा। कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी उल्टा पुल्टा अगर छापा तो भाई साहब तुम्हारा प्रेस, तुम्हारा जो न्यूज़पेपर उसे बंद कर दिया जाएगा। देखो बिफोर 1798 जो कॉलोनियल रूलर था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे सेंसरशिप से कुछ फर्क नहीं पड़ता था भाई। इसका नतीजा ये था कि जो इंग्लिशमैन्स यानी कि अंग्रेज इंडिया में न्यूज़पेपर चला रहे थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत क्रिटिसाइज़ किया, इतना क्रिटिसाइज़ किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली राइट था ना इंडिया पे, वो खतरे पे आ गया था एक समय पे आके। बट 1820s के बाद जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हुआ प्रेस फ्रीडम के ऊपर, अब मतलब तुम खुल के कुछ भी बात नहीं कह सकते। उल्टा ऐसे न्यूज़पेपर्स को इनकरेज करना शुरू कर दिया जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, आई मीन टू से कॉलोनियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, उन टाइप के न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। देखो यहाँ तक भी ठीक ही था, फ्रीडम था, थोड़ा मोड़ा रेस्ट्रिक्शन हुआ करता था। बट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जितना भी प्रेस फ्रीडम था ना, उन सबको खत्म कर दिया गया। एक एक्ट लाया गया, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। देखो मैं सिंपली बताता हूँ वर्नैकुलर का मतलब क्या है। इंडिजिनियस लैंग्वेजेस को कहते हैं वर्नैकुलर, ठीक है। सिंपली देखो, नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस में जो भी न्यूज़पेपर मैगजीन छपते थे ना, उनके ऊपर कंट्रोल करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो चीज़ हो पाया इस वर्नैकुलर प्रेस एक्ट से। इसमें अंग्रेजों का न्यूज़पेपर को रखा नहीं गया था क्योंकि उस समय अंग्रेज पूरी तरीके से अब कॉलोनियल गवर्नमेंट के सपोर्ट पे थे। तो जो लोकल लैंग्वेजेस में, चाहे बंगाली, उर्दू, मराठी, तमिल, जितने भी लोकल लैंग्वेजेस है, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज जिन्हें वर्नैकुलर लैंग्वेज कहते हैं, इसमें जो भी न्यूज़पेपर छपता था उनके ऊपर ये एक्ट लागू होगा। इस एक्ट को पास करा गया 1878 को, जिसके अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से राइट दे दिया गया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलता है तो उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने रेगुलरली ये ट्रैक करना शुरू कर दिया कि इंडिया के अंदर में जितने भी प्रोविंसेस है, कहीं वहाँ कहीं पे
कोई न्यूज़पेपर जो अंग्रेजों के खिलाफ तो नहीं बोल रहा है, अगर बोल रहा है तो उसे क्या करना है, सेंसरशिप कर देना है, सीज कर देना है, बंद कर देना है। देखो सीन कुछ ऐसा था, अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई न्यूज़पेपर अपना न्यूज़ आर्टिकल्स में या फिर अपने एडिटोरियल्स में कुछ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कोई चीज़ लिख रहा है ना, तो पहले उन्हें वार्निंग दिया जाएगा, ऐसा मत करो। अगर उन्होंने किया तो उनके न्यूज़पेपर को सीज कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। खैर, इन सब चीज़ों से इंडियन रुकने वाले थोड़ी थे। कई इंडियंस नेशनलिस्ट ने अपना न्यूज़पेपर छापा अपनी आज़ादी का लड़ाई के लिए, अपने देश के लिए। लगे एग्जाम्पल है किताब में बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने ना सिंपैथी दिखाया पंजाबी रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ। जो पंजाबी रेवोल्यूशनरी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे फ्रीडम फाइटर की तरह, तो उनके खिलाफ अच्छी अच्छी बातें लिखी थी 1907 में, और एक साल बाद ही 1908 को इस रीज़न के कारण बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया। तो कहानी कुछ ऐसा था। ख़त्म कर लिया हमने ये चैप्टर। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया था। अब मैं बता दूँ मेरे जो मौसी का कहानी था वो भी। मेरे घर में ना मेरी टोटल कितनी मौसी है पता है? 8 मौसी है, लिटरली 8। अजीब है ना थोड़ा, बट कोई नहीं। जो मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी थी ना, उन्हें एज ऑफ 13 शादी दे दिया। वो समय जब वो पढ़ना चाहते थे, लिटरली वो कहते थे कि एक बार वो स्कूल, मतलब उन्हें इतना स्कूल जाना था, इतना पढ़ने का शौक था, मतलब वो खुद ही चले गए थे स्कूल। माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने पैसा खुद कलेक्ट करके स्कूल में एडमिशन कराया अपना। बट उनका जो बड़ा भाई था ना, यानी कि मेरा मामा, बड़ा मामा, उन्होंने उन्हें स्कूल से पीट के, लिटरली मुझे आज भी क्या कहूँ यार, स्कूल से घसीट के लेके आया और घर में काम करवाया। और 13 ईयर्स होते होते उनका शादी दे दिया गया। और शादी के बाद भी वो खुश नहीं थी। ऐसा फैमिली में शादी हुआ था जहाँ देखो उसका हस्बैंड अच्छा था, बट उसका जो फैमिली था ना, उन्होंने मतलब टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। एक किस्सा बताया था मेरे मौसी ने मुझे कि कुछ खाने में कुछ नमक या आई गेस कुछ चीज़ ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से मतलब उसकी सास को इतना गुस्सा आया कि उनके तालाब में 1 दिन तक खड़ा करा दिया गया मेरे मौसी को। लिटरली तुम समझ रहे हो बात। खाने में कुछ नमक की कमी की वजह से उस बंदी को पूरे 1 दिन के लिए तालाब में ऐसे खड़ा करा दिया गया, लिटरली। तो दैट्स हाउ over the year women are exploited in our society, but hopefully things are changed and we are hope for the better world, right? We are the future and we are the men and women who can change the India and our future, right? So इसी बात पे करते हैं इस चैप्टर को ख़त्म। आई होप कि तुम लोग एंजॉय किए होगे। और यार तुम लोग सब्सक्राइब जरूर करना। देखो मैं कहता नहीं हूँ तो तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। बुरा है ये बात, सही में बता रहा हूँ, बहुत बुरा है ये बात। लिटरली 29% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अब तो मैं हर वीडियो में बोलना शुरू करूँगा, क्योंकि बोलूँगा नहीं तो तुम लोग करोगे नहीं। जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि देखो मैं तुम लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।